7 बजने वाले हैं। वक्त तो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश और प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अब किसी भी वक्त जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं और 100 से ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट के जल्द जारी होने के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि कई दिग्गज इस पहली लिस्ट में होंगे। राजस्थान के भी कई नाम इस पहली लिस्ट में आ सकते हैं। सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की मिल रही है। 2024 का रण और इस महासंग्राम को लेकर तैयारियां भी तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी के खेमे में 2 दिनों से मंथन चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा लगातार कई घंटे तक मंथन कर चुके हैं तमाम नेताओं के साथ, कोर कमेटी के मेंबर्स के साथ, और अब करीब करीब ये जो पहली लिस्ट है वो फाइनल हो गई है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। तो पहली लिस्ट और 100 से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा पहली लिस्ट में हो सकती है। आपको बता दें कि पहली लिस्ट के अंतिम नाम तक पहुंचने के लिए पार्टी की ओर से इस बार कई प्रयोग किए गए हैं और इस लिस्ट को लेकर के बीजेपी की ओर से 2 साल पहले से होमवर्क शुरू किया गया था। बुधवार देर रात तक चली इस बैठक में अंतिम नामों पर मुहर लगने से पहले उन तमाम बातों पर भी गौर किया गया है जिसकी तैयारी पार्टी ने लंबे वक्त से की थी। सांसदों के 2 साल के कामकाज का फीडबैक लिया गया है। संसदीय क्षेत्र में जनता उनके बारे में क्या सोचती है, इसे लेकर के राय जानी गई है। हर एक संसदीय सीट पर बीजेपी ने सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक जो नाम उभर करके सामने आ रहे हैं उन नामों पर मंथन और गहराई से चिंतन हो रहा है और इसके लिए कई मंत्रियों को संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी बाकायदा दी गई थी। टिकट के बंटवारे में सर्वे रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है। जनता की राय भी उम्मीदवारों की इस लिस्ट में दिखेगी। जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं और इनके अनुरूप ही उनका उम्मीदवार अब तय होगा। ये तमाम जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। और इतना ही नहीं, नमो ऐप के जरिए जनता से सांसदों की राय ली गई है। सांसदों का काम क्या, उसका आकलन भी किया गया है। सांसदों के काम के साथ साथ जनता अपने सांसद को लेकर के क्या फीडबैक दे रही है उसकी अहमियत भी देखने को मिलेगी और इसी लिहाज से कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। कई दिग्गज जो है वो इस बार चुनावी रण में उतारे जा सकते हैं। 24 के संग्राम में सर्वे रिपोर्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। जनता की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। अपने सांसदों को लेकर के जनता ने क्या राय रखी है, काम क्या रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ जो पार्टी का सर्वे है उसमें तमाम बातें जो निकल करके सामने आई है, पार्टी ने इस पर मंथन किया है। मंथन के बाद पहली लिस्ट अब कभी भी जारी हो सकती है। बीजेपी के खेमे से यह सबसे बड़ी जानकारी है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कवायद की गई है। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ इस बड़ी खबर पर सबसे बड़ी अपडेट को लेकर के विनीत हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का एक एक करके रुक करेंगे क्योंकि बीजेपी की लिस्ट अब कभी भी आ सकती है। पहले बाबूलाल के पास चलते हैं। बाबूलाल, जिस तरह की देखिए चर्चाएं हैं और महासंग्राम 24 का, इसे लेकर के तैयारियां भी अब तेजी से दिखाई दे रही है। भाजपा लिस्ट जारी कर सकती है, कांग्रेस के खेमे से भी, दोनों को मिलाकर के इस वक्त क्या अपडेट है? जी देखिए, कांग्रेस तो अभी धरातल पर जनता से राय ले रही है, कार्यकर्ताओं से संवाद का सिलसिला बनाए हुए उनके नेता प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और बीजेपी की तैयारियां कंप्लीट है। उनके पैनल बन के तैयार हो गए और कल रात को जो देर रात तक बैठक चली दिल्ली में सीईसी की, तो पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने लगभग नाम फाइनल कर दिए और राजस्थान की पहली सूची भी बनकर तैयार है। अब जब 100-125 की पहली लिस्ट आएगी तो उसमें राजस्थान से देखना होगा कि कितने उम्मीदवारों के नाम निकल करके बाहर आते हैं। दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जो जितने भी दावेदार थे और जो वर्तमान में सांसद हैं,
तो उनको भी लगता है कि वो अपना टिकट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि 1 दर्जन टिकट पार्टी काट सकती है और कई सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारियां हैं। जिन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है धरातल पर, उसको पार्टी ने महसूस किया है। जो जनता के बीच अपना काम ठीक से दिखा नहीं पाए या जनता में जिनके खिलाफ जो है सत्ता विरोधी लहर कहीं पर महसूस भी करी है पार्टी ने, तो उनका पत्ता कटेगा इस बार और नए चेहरों को मौका देकर के बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को यही मैसेज देने की कोशिश करेगी कि यहां पर हमेशा संभावनाएं बरकरार रहती हैं। एक आदमी को बार बार रिपीट किया जाए बीजेपी में ये जरूरी नहीं है और इसलिए वो नए जोश, नई ऊर्जा और तजुर्बे का मिश्रण भी कई बार कर लेती है। लेकिन हमेशा नए लोगों को आगे बढ़ाने की जो पार्टी की एक सोच है वो इस बार के चुनाव में भी दिखाई पड़ेगी। बस लग यही रहा है कि आजकल में टिकटें आ जाएंगी। बिल्कुल बाबूलाल, अब वापिस से आपका रुख करता हूं। विनीत हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, क्या अपडेट है, कब तक आ सकती है पहली सूची बीजेपी से? क्योंकि हमने कल से ही देखा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बड़े लीडर्स जो है वो लगातार मंथन कर रहे थे। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो लिस्ट फाइनल हुआ है, बीजेपी अब उसे स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो किस्तों में जारी करेगी। हमारी एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि आने वाले 2-4 दिन में बीजेपी जो है वो अपनी लिस्ट जो है वो जारी करेगी। और जो लिस्ट में नाम है, हालांकि पार्टी ने नाम तय कर लिए है। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उस वक्त पार्टी ने नाम जो है वो तय कर लिए थे, क्योंकि जिस तरह से पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हुई और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तो पार्टी ने जो अपनी तरफ से नाम है वो तय कर लिए हैं। लेकिन पार्टी अब एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो लिस्ट को जारी करेगी और जो लिस्ट जारी होगी वो किस्तों में जारी होगी। एक साथ जो है सभी नाम जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले 24 से 48 घंटे में जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और 24 से 48 घंटे के बाद ही यह जो लिस्ट है, सूची जो है वो जारी की जाएगी। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, बंगाल में है कार्यक्रम है, बिहार में कार्यक्रम है। इसके साथ ही साथ परसों जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सारे मिनिस्टर्स के साथ बैठक करेंगे और माना यह जा रहा कि यह है कि इसी के बाद जो है वो लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने लिस्ट जो है वो फाइनल कर ली है, पहली सूची जो है वो फाइनल कर ली है। अब पार्टी को तय करना है कि आखिरकार लिस्ट जो है वो कब जारी किया जाए। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा हो रही थी और जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से फीडबैक जो है वो लिए गए थे, तो निश्चित तौर पर जो फीडबैक लिए गए थे, जिस तरह से हमने देखा कि कई प्रवास योजनाएं चलाई गई थी, विभिन्न में जो संगठन के जो क्लस्टर बनाए गए हैं, इसके साथ ही साथ जो नमो ऐप पर भी जिस तरह से फीडबैक लिया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह कहते रहते हैं कि नमो ऐप पर जो है वो लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। साथ ही साथ उनका यह भी साफ तौर पर कहना था कि नमो ऐप पर एक्टिव होने के साथ साथ जो जनता से भी उन्होंने एक फीडबैक का मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया था। अपने सभी के क्षेत्र से भी जो लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, जनता हो, उनसे भी फीडबैक मांगी गई थी। तो इसी आधार पर जो है उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा है वो तय कर ली गई है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2014, 2025 और 2019 में बीजेपी ने पूरी सीटें जो है वो यहां पर जीती है और जिस तरह से बीजेपी को 370 सीट का टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और इसे पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि 2014 और 2019 का प्रदर्शन जो है वो दोहराया जाए। अगर टिकटों के हिसाब से बात करें तो 2014 में जितने सांसद जीते थे उनमें से 6 सांसदों को का टिकट जो है वो पार्टी ने काट दिया था और इस बार अगर बात करें तो 6 सांसद ऐसे हैं जिन्हें पार्टी ने विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़वाया था, हालांकि जिसमें 3 जीत गए थे, 3 हार गए थे। इसके साथ ही साथ एक सीट जो है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी को दिया गया था पिछली बार। इस बार बीजेपी जो है वो खुद इस सीट में से लड़ेगी, तो साफ तौर पर 7 कम से कम नए चेहरे जो है वो इस बार में हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी नाम, भूपेंद्र यादव का नाम है जिन्हें जो केंद्रीय मंत्री हैं और जिन्हें इस बार राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। माना यह जा रहा है कि उन्हें जो है महेंद्रगढ़ से या तो बीजेपी टिकट दे सकती है या फिर अलवर से टिकट दे सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के जितने भी मंत्री केंद्र में हैं उनका प्रदर्शन जो है वो
बेहतर रहा, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, चाहे वह कैलाश चौधरी की बात करें, उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है और यह माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार देगी। एक बड़ी बात यहां पर यह भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे जो है उन्हें अब जो है पार्टी राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में ला सकती है, तो ऐसे में उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे में हम मान के चल सकते हैं कि दर्जन भर के लगभग नए चेहरे जो हैं वो इस बार पार्टी जो है वो मैदान में उतारेगी। एक बड़ी बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार यह कहा गया है कि सरकार को लेकर के कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि वो प्रो कम्बेंसी की बात करते हैं और कुछ सांसदों को लेकर के अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो वहां पर भी चेहरे बदलने की बात जो है वो की जा रही है। तो यह माना जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक नए चेहरे जो है वो इस बार राजस्थान में। लेकिन विनीत, जो पहली लिस्ट आएगी उसमें राजस्थान के कितने नामों का ऐलान हो सकता है? क्या उसमें राजस्थान के नाम शामिल है पहली लिस्ट में? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो राजस्थान के भी जो नाम है वो भी इस लिस्ट में रहेंगे। इसमें हो सकता है कि जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम ये इस लिस्ट में हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो भूपेंद्र यादव की भी नाम जो है वो भी इस लिस्ट में हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ वसुंधरा राजे सिंधिया के भी नाम जो है वो इस लिस्ट में हो सकते हैं। अब पार्टी ने, हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पार्टी ने लगभग 12 से 15 ऐसी सीट हैं जहां पर सिंगल उम्मीदवार की जो शॉर्टलिस्ट है वो कर लिया है। अब पार्टी यह रणनीति बना रही है या पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो क्रमबद्ध तरीके से करेगी। अब देखना यह है कि किस जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन उम्मीदवारों के नाम जो है वो कब जारी किए जाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि 12 से 15 उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर लिए हैं पार्टी। अब पार्टी अपनी रणनीति के तहत उनके नाम जो है वो डिक्लेयर। बिल्कुल विनीत, मैं वापस से आपका रुख करूंगा। बाबूलाल धाइल हमारे साथ लगातार। बाबूलाल, राजस्थान में बारिश हुई है लिहाजा तापमान गिरा है, लेकिन जब से बीजेपी की लिस्ट आने की चर्चाएं हैं और ये चर्चाएं दिल्ली से भी विनीत बता रहे थे कि कई चेहरे बदले जा सकते हैं, उसके बाद सियासत के तापमान के क्या हाल है? जी देखिए, सियासी तापमापी का पारा तो जरूर बढ़ेगा और आज अगर ओलावृष्टि हुई है, कहीं फसलें तबाह हुई हैं तो कांग्रेस को, सरकार को घेरने का मौका भी मिलेगा और एक बड़ा इश्यू भी बन सकता है, क्योंकि बेमौसमी जो बारिश है वो सरकारों के लिए परेशानी का सबब बनती रही है। अगर इस वक्त विधानसभा चल रही होती और ओलावृष्टि का नुकसान की गूंज वहां पर सुनाई पड़ती तो फिर जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है सरकार को। अगर आज ओलावृष्टि राजस्थान के कई इलाकों में हुई है, फसलों को नुकसान हुआ होगा, तो ये चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि किसानों का जो दर्द है उसका फायदा उठाने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर सकती है, आने वाले दिनों में मुआवजा मांग सकती है और सरकार के ऊपर दबाव बना सकती है कि सर्वे कराए जाए, गिरदावरी की रिपोर्ट जो है वो जल्द यानी करा करके और मुआवजे दिए जाएं। तो मौसम तो भले ही ठंडा है, लेकिन बीजेपी की सियासत में गर्मी का माहौल है और निगाहें दिल्ली की ओर टिकी हैं कि कब पहली सूची आती है। जो सांसद हैं वो भी बेचैन है इस वक्त, और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने फील्ड में बहुत मेहनत करी और उनको लगता है कि वो भी सांसदी के काबिल है और उन्हें भी लोकसभा का टिकट मिल सकता है, तो वो लोग भी जो भी उनके पहुंच के लोग हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं कि क्या मेरा नाम भी शामिल है पहली सूची में। तो कोशिशें हर ओर से हो रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है, वो अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। हर जगह पर पार्टी की बैठकें हो रही है और क्लस्टर्स पर जो बाहर के नेता हैं, केंद्र के नेता हैं, वो लगातार प्रवास कर रहे हैं। तो बीजेपी टोटली जो है वो इलेक्शन मोड में है। जो काम केंद्रीय नेतृत्व को करना है वो अपना काम कर रहा है और पार्टी का जो कार्यकर्ता वो धरातल पर काम कर रहा है। सबकी जिम्मेदारियां यहाँ पर बटी हुई है। तो ऐसे में सब जो बीजेपी के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो वो उसमें पीएम मोदी का अक्स देखेंगे। बिल्कुल बाबूलाल, लेकिन ये साफ है दिल्ली की तरफ से विनीत बता रहे थे कि अब जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम फाइनल कर लिए गए हैं। किसी भी वक्त अब इंतजार जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, सांसदों का, वो खत्म हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे विनीत, और साथ ही शुक्रिया बाबूलाल आपका भी। कुल मिलाकर के बी कैटेगरी, ए कैटेगरी और सी कैटेगरी, इस तरीके से पार्टी जो है अब वो सीटों को जारी करेंगी और ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसे कहां से उतारा जाता है। लेकिन फिलहाल
जो भारतीय जनता पार्टी की सूची का इंतजार है वो जल्द खत्म हो सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट का सभी को इंतजार और इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि आखिरकार इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं। की संभावनाओं से कोई भी इनकार नहीं कर रहा। और हम पब्लिक से भी सुझाव लेंगे, सबसे सुझाव लेंगे। कार्यशाला में आज जो हमें जो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला हुई थी उसमें जो टाइम टेबल दिया था उसका जिक्र भी करेंगे और किस तरह के सुझाव हमें उसमें सम्मिलित करने हैं और किस तरह के लोगों से मिलना है वो भी चर्चा करेंगे। हालांकि मरुधरा को फिर से जीतना बीजेपी के प्राथमिक एजेंडे में रहा है। 370 का लक्ष्य बिना राजस्थान को स्वीप किया शायद मोदी ब्रिगेड पूरा नहीं कर पाएगा और इसके लिए ही बड़ी तैयारी की जा रही। मोदी के चेहरे पर जीत की संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी नेताओं का जोश भी काफी हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बीजेपी समर्थित निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी ने जालोर सिरोही सीट से बीजेपी का टिकट मांगा है। जीवाराम चौधरी ने आज फिर से जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल के खिलाफ बीजेपी कार्यालय में ही मोर्चा खोल दिया। जीवाराम ने कहा कि देवजी पटेल के अलावा पार्टी अगर किसी को भी टिकट देगी तो भाजपा की जीत तय है। वैसे मैं खुद दावेदारी जता रहा हूँ, भाई दादाराम जी मांग रहे हैं और भी बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। प्रत्येक को टिकट मांगने का अधिकार है, फिर जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। जालोर सिरोही की जनता ये कह रही है कि देवजी भाई पटेल को छोड़कर कोई भी कार्यकर्ता टिकट लेकर के आवे तो हम उसको जिता करके दिल्ली भेज देंगे, ये कह रही है। 101%, 101%, 1% भी शक की कहीं गुंजाइश नहीं है। मुझे उन 36 कौम पर पूरा विश्वास है जिन्होंने आज दिन तक आशीर्वाद दिया हुआ है और आगे भी देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीकानेर के वृंदावन होटल में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विधायक जेठानंद व्यास ने किया और इस मौके पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी कमल का फूल है और प्रत्येक कार्यालय कमल कार्यालय है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में एक बार फिर से मोदी की सरकार, अब की बार 400 पार का नारा गूंज रहा है। क्षेत्र के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और उसके लिए कार्यकर्ता सब आज एकत्रित आए हैं और सभी हमारे सम्मानित मंच के
वरिष्ठ पदाधिकारी, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मातृशक्ति सभी सम्मिलित हुए हैं इस कार्यालय। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी रहे अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टुंडा को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई अपील करेगी। टाडा कोर्ट ने कल टुंडा को लेकर के फैसला दिया था। टुंडा के खिलाफ अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कि सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक ये सबसे बड़ी खबर, 29 फरवरी को अजमेर की टाडा कोर्ट ने आरोपी टुंडा समेत 2 अन्य आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी किया था। 2 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिलहाल टुंडा अजमेर स्थित जेल में कैद है और अब इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी है टुंडा के खिलाफ? क्या सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से टुंडा को अजमेर स्थित कोर्ट से उसको एक बड़ा राहत मिला था और इस मामले में उसे बरी किया गया था, तो इस मामले को लेकर अब सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाने वाली है। वहां पर याचिका दायर की जाएगी और जिस तरह से टुंडा के खिलाफ की अगर बात करें तो उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। और जिस तरह से अगर बात करें बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए, जिस तरह से 1993 में 5 शहरों में ट्रेनों में ब्लास्ट किए गए थे और इस मामले पर टुंडा की जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी और इस मामले पर काफी महत्वपूर्ण सबूत जो इकट्ठा किए गए थे, तो सीबीआई के उस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की टीम जो है अब इस मामले को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो अख्तियार करने वाली है। और जिस तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से टुंडा, हालांकि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसके खिलाफ 21 थानों में तकरीबन 13 से ज्यादा मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए थे। और जिस तरह से टुंडा की अगर बात करें तो टुंडा का जो जन्म हुआ है 1943 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। लेकिन जिस तरह से टुंडा की हरकतों की अगर बात करें तो जिस तरह से उसका संबंध जो है पाकिस्तान की जो वहां की कई आतंकी संगठन हैं उसके साथ जुड़ा, जिस तरह से बकायदा इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा भी तफ्तीश की जा रही थी और सीबीआई के द्वारा भी इस मामले में तफ्तीश किया जा रहा था, तो इन तमाम मामलों पर अब एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा एक रुख जो है वो अख्तियार लेता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि जिस तरह से 29 फरवरी को अजमेर स्थित जो थाना कोर्ट है वहां से जिस तरह से टुंडा को बरी किया गया था, तो एक कह सकते हैं कि इस मामले में आगे की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और निश्चित तौर पे इस मामले पर आने वाले दिनों में कई और भी महत्वपूर्ण जो खबरें जो हैं वो इस मामले में देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं 1993 में जो 5 बड़े शहरों में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इस मामले पे टुंडा के खिलाफ जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, तो कोर्ट ने किस आधार पर उसको नजरअंदाज किया गया है, इन तमाम मामलों पर एक याचिका जो है आगे दायर की जाएगी। बिल्कुल शंकर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो टुंडा को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपील करेंगी। फिलहाल खबरें और भी हैं, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। अब उनके घर का नया पता होगा सिविल लाइंस का बंगला संख्या 49 और यहां पर उनकी पड़ोसी होंगी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। रिपोर्ट देखिए। नए बंगले में शिफ्ट हुए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। वसुंधरा राजे के पड़ोसी बने गहलोत, एक दूसरे से दोनों का आमना सामना। सिविल लाइंस का बंगला नंबर 49 अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नया पता होगा। लेकिन जनाब, इस बंगले की एक और पहचान भी है और वो ये कि ये वसुंधरा राजे के बंगले के ठीक सामने है। यानी अब राजे और गहलोत एक दूसरे के पड़ोसी हो चुके हैं। राजनीति में 2 दशक से ज्यादा एक दूसरे के आमने सामने रहने वाले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अब बंगलों में भी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। राजस्थान की राजनीति के 2 धुरंधर चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अब एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हालांकि पिछले 20-25 साल से राजनीतिक अखाड़े में यह दोनों एक दूसरे से लोहा लेते हुए लड़ते झगड़ते और दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए हमको राजस्थान की राजनीति में नजर आए।
शुक्रवार दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम हाउस छोड़कर सिविल लाइंस के बंगला नंबर 49 में शिफ्ट हो गए। अब तक उनके इस बंगले में रिनोवेशन का काम चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। बंगले में शिफ्ट होते ही उन्होंने भजनलाल सरकार पर रिमोट कंट्रोल से चलने का आरोप लगाया। जो मुख्यमंत्री होता है पूरी अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी से सरकार चलती, गवर्नेंस होती है, अच्छी गवर्नेंस होती है। इन्होंने जो कर रखा है वो रिमोट कंट्रोल कर रखा है। डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुधांशु पंत है। 8 सिविल लाइन स्थित बंगला अब खाली हो चुका है, जहां जल्द ही सीएम भजनलाल शिफ्ट हो सकते हैं। वसुंधरा राजे के अलावा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी अशोक गहलोत के पड़ोसी बनने वाले हैं। जानकारों की माने तो अशोक गहलोत के पास सिविल लाइंस के बंगला नंबर 48 विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आवंटित कर दिया गया है, जिसमें फिलहाल पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रहते हैं, जो जल्द ही बंगला खाली कर सकते हैं। लोग होते हैं मीडिया के अंदर, पॉलिटिशियन होते हैं तो आपके यहाँ मिशीवेट लोग कभी नहीं है। मिशीवेट लोग होते हैं, हिस्ट्री बनाते रहते हैं और लोग मजे लेते पढ़ करके, आधे लोग भ्रमित रहते हैं। मुझसे कभी मुख्यमंत्री ने बात भी नहीं की बंगले के बारे में, बल्कि कहा अभी भी आप रहो बड़े आराम से, जल्दी नहीं है मुझे। वो तो उल्टी बात बोल रहे हैं, चलवा रहे भाई ने आराम से खाली करे। वो उनके नाम से दे दिया, बहुत ही उन्होंने विनम्र शब्दों में कह चुके हैं कि 2 बार बंगला खाली नहीं हो रहा है। आप बताइए मीडिया कहाँ जा रहा, बताइए आप। कैसे कैसे लोग मीडिया को घुराए हैं और मालिकों ने अपने मुंह पे पट्टी लगा रखी है। कहते नहीं ऐसे लोगों को कि तुम गलत क्यों देते हो। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति में अलग मुकाम हासिल किया। अशोक गहलोत ने अपनी बेजोड़ राजनीति के चलते कांग्रेस को 3 बार सत्ता के शिखर पर पहुंचाया। वहीं अशोक गहलोत के राजनीतिक करियर में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा भी रहने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कठिन परिस्थितियों में बीजेपी को 2 बार सत्ता दिलवाई है। प्रतिस्पर्धा के दौर में दोनों अपने राजनीतिक करियर एक दूसरे को हार जीत के दांव पेच में खेलते नजर आए, लेकिन अपने राजनीतिक करियर के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद दोनों के हालात अब बदल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में जामनगर पहुंचे लोगों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार देखा गया। बॉलीवुड की हस्तियां एक एक करके पहुंच रही हैं, तो वहीं ग्लोबल गेस्ट भी लगातार पहुंच रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भी जामनगर पहुंच चुके हैं, तो वहीं बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी जामनगर पहुंचे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे जामनगर के एयरपोर्ट के ठीक बाहर निकलते ही वीवीआईपी मेहमानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। उनको समारोह स्थल तक ले जाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं और सबसे बड़ी शादी, सबसे बड़ा समारोह, और इसमें शिरकत करने के लिए देश भर से और विदेशों से भी वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, तमाम सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। खेल सितारे और अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं इस शादी में शरीक होने के लिए। तो आज अजय देवगन भी जामनगर पहुंचे, सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे, साथ ही साथ बिल गेट्स भी पहुंचे हैं। अलग अलग वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार यहां पर देखा जा रहा है। तो अपने तेवर के लिए चर्चित शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आज एक अलग और अनदेखा रूप देखने को मिला है। सीकर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंच पर एक शिक्षिका के चरण स्पर्श कर नजीर पेश की। क्या थी इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। पैसा कमाना पुरुषार्थ है, लेकिन समाज की भलाई के लिए पैसे का त्याग सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तभी सूबे के शिक्षा मंत्री ने भामाशाह टीचर अनीता चौधरी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक जो अपनी पूरी सैलरी बच्चों के भविष्य पर खर्च करते हैं, वो मां सरस्वती का स्वरूप होते हैं। दरअसल शुक्रवार को शिक्षा मंत्री सीकर जिले की दोद विधानसभा पहुंचे थे। भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहने के लिए मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा।
जवाब देगी। लोढ़ा जी सही कह रहे हैं कि बाहर रहकर रूप से कोई परेशान हो गए और उनको खाने को भलाई नहीं मिल रही है, इसलिए हल्ला कर रहे हैं। उससे कोई अंतर नहीं आता है। ये भजनलाल जी की सरकार है, निरंतर सब लोगों को साथ लेते थे, सबके विकास की चर्चा करते, विकास करते हुए आगे बढ़ेंगे। आरोपों पर पलटवार का ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अपना तरीका है। बात भी कह दी और मर्यादा का भी ध्यान रखा। कांग्रेस पर करारा प्रहार करने के साथ ही शिक्षा मंत्री ने लापरवाह शिक्षकों को एक बार फिर चेतावनी दी और नहीं सुधरने पर अंजाम की चेतावनी भी दे डाली। और इस काम में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी किसी का भी कोई भी सिफारिश हो, कुछ भी हो। धर्मांतरण लव जिहाद का अड्डे हम विद्यालयों को नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मदन दिलावर ने कहा कि कोई भी शिक्षक विद्यालय में पूजा पाठ और नमाज नहीं करेगा। स्कूल में नमाज और पूजा पाठ नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिर दोहराया कि पिछले 5 सालों में किसी टीचर पर दुराचार या रेप का आरोप हो तो उसकी अवैध संपत्ति चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। रेप करने वाले शिक्षकों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। हमने पहले भी कहा, अभी कर रहा हूँ, शिक्षक हमारे बहुत सम्माननीय माननीय हैं। कुछ लोगों ने इसको बदनाम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दिया है। जो कहते हैं, जो करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बेपटरी हो रही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में दिलोजान से जुटे हुए हैं। आए दिन वो प्रदेश के स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हैं, लापरवाहों को आगाह भी करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने दौसा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की है। इस दौरान मोदी सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की गई और समीक्षा के दौरान योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर नाराजगी प्रकट की गई है। जसकौर मीणा ने कहा कि टिकट के लिए दावेदारी नहीं की गई है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए गांव-गांव जाकर वोट मांगेगी। 5 साल में अभूतपूर्व काम हुए हैं। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि उन्होंने टिकट की दावेदारी नहीं की है। जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए गांव-गांव जाकर के वोट मांगूंगी। पार्टी में दावेदारी की आवश्यकता नहीं है, यह भी जसकौर मीणा ने कहा है। तो सांसद जसकौर मीणा ने जिला कलेक्ट्रेट में बैठक ली, योजनाओं की समीक्षा की। जब प्रदेश और देश डबल इंजन की सरकार है तो दौसा संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास होना चाहिए और विकास तभी होगा जब हमारी सारी स्कीम जनहित में नीचे तक प्रसारित हों, क्रियान्वित हों। तो वहीं राजस्थान में साइबर ठगों का जाल बिछा हुआ है और आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको चूना लगाने के लिए उनके पास कई तरह के उपाय हैं, जिससे आपको 1 मिनट में चूना लग सकता है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में फैला साइबर ठगों का जाल। झुंझुनू में शेयर ट्रेंडिंग ऐप के जरिए वारदात। लालच देकर पति पत्नी से ठगे 22,30,000 रुपए। अजमेर में युवती हुई ऑनलाइन फ्रॉड की शिकार। अकाउंट फ्रीज, फिर भी निकाले 1,89,000 रुपए। साइबर अपराधी राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अगर पुलिस 4 अपराधी को पकड़कर सलाखों तक भेजती नहीं कि 10 से सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में साइबर अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। झुंझुनू और अजमेर में आए ताजा मामलों से तो ऐसा ही लगता है। झुंझुनू में तो साइबर ठगों ने ट्रेंडिंग में तगड़े मुनाफे का लालच देकर पति पत्नी से ठगी की। इन ऑनलाइन ठगों ने दोनों पति पत्नी से 1 महीने में 22,30,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित दाम्पत्य ने झुंझुनू साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में एक प्रार्थी हमारे थाने में आया, उसने कहा मेरे साथ 22,30,000 रुपए की ठगी हो गई। हमने उसकी रिपोर्ट ली, रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पता लगा कि उन्होंने खुद ने ट्रेडिंग की है और वो शेयर बाजार में जिस तरह से अपने प्रलोभन में
ट्रेडिंग के कारण उसने वो धीरे धीरे पैसे लगाता रहा और ये 11 जनवरी 2024 से लगा के 9 फरवरी 2024 तक ये ट्रेडिंग करता रहा। लास्ट में वो पैसे उन ठगों के पास चले गए और आखिर उनकी ट्रेडिंग बंद हो गई। फिर ये हमारे पास आए और इसने प्रकरण दर्ज कराया। हमने 19-30 पे भी इनकी रिपोर्ट दर्ज करी और वो 19-30 पे रिपोर्ट दर्ज करने से हमने इनके करीब 3 लाख रुपए होल्ड किए हैं। अजमेर में तो ठगों ने एक युवती को ठगे का शिकार बनाया है। ओटीपी और बैंक जानकारी लिए बिना ठगों ने युवती के अकाउंट से 1,89,000 रुपए अकाउंट से विथड्रॉ कर लिए। पीड़ित ने क्रिश्चियनगंज थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। एक अंशुल भार्गव नाम की महिला है जिसने कल दिनांक 29/2/2024 को थाने पर उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया कि मेरे मोबाइल पर एक लिंक आया, जिस लिंक को मैंने क्लिक किया तो उसी दौरान मेरे एक्सिस बैंक के खाते से 1,89,000 रुपये निकल गए। उसके बाद में उसने 19-30 पर भी कंप्लेंट करी और उसके बाद अपने परिजन के साथ थाने पर उपस्थित आई, जिस पर फ्रॉड में धारा 420 में प्रकरण दर्ज करके जांच जारी है। तौर तरीके बदल साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। दरअसल लोग ठगी के किसी एक तरीके को लेकर जागरूक होते हैं, तब तक साइबर अपराधी दूसरा पैंतरा आजमा लेते हैं। बार बार बदल रहे ठगी के तौर तरीकों में लोग फंस कर रह जाते हैं। राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत और अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। तो वहीं जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमपीईटी को लेकर के विवाद के बीच एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कुलपति का विरोध किया। छात्राओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने बिना परीक्षा फॉर्म भरे ही एक छात्रा का पीएचडी के लिए चयन किया, जो कि सरासर गलत है। एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति से मैनेजमेंट विभाग प्रमुख के रूप में प्रोफेसर सपना पटवारी को हटाने की मांग की है। और इसी के साथ ही मारो राजस्थान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्राइम डिबेट मेरे साथ।